गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नसीब सिंह, बीएससी थर्ड ईयर के लिए ये लेक्चर है। फोटो केमिस्ट्री में हमने बीयर्स लॉ पढ़ा था, लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा था। अब है ग्रोथस ड्रेपर लॉ। जो पहले वाले हमने बीयर्स लॉ पढ़ा है, लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा है, वो क्या है? फोटोफिजिकल लॉ है। दैट मीन्स हमारा फेज चेंज हो जाता है, एक फेज से दूसरे फेज के अंदर चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है। मगर जो ग्रोथस ड्रेपर लॉ है ये क्या कह रहा है? दो टाइप से हैं हमारे, एक तो फोटोफिजिकल लॉ, एक है फोटोकेमिकल लॉ। फोटोफिजिकल लॉ क्या है? जिसके अंदर हमारा मतलब एक टाइप से फेज चेंज हो रहा है। फोटोकेमिकल लोग वो हैं जिसके अंदर हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। मान लिया रेडिएशन गिरती है किसी के ऊपर, कोई ये हमारा मान लिया मटेरियल है या कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर हमारी रेडिएशन गिरती है और केमिकल रिएक्शन होती है, वो होते हैं फोटोकेमिकल लॉज। हमने पहले पढ़ा था बीयर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, वो क्या है? फोटोफिजिकल लॉ। अब बात करते हैं हम ग्रोथस ड्रेपर लॉ। दिस इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोफिजिकल फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फोटोकेमिस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है? मान लिया हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ग्रोथस एंड ड्रेपर, दीज आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इन्होंने अलग अलग टाइम में डिस्कवरी की थी। बाकी दोनों ने, ग्रोथस ने की थी, थ्योरेटिकल दिया था हमारा 1818 के अंदर, और ड्रेपर ने 1839 के अंदर। ये थ्योरेटिकल था, ये एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी किया ये ड्रेपर ने किया था। दोनों ने कंबाइन जब आउटपुट आई, मतलब कंबाइन स्टेटमेंट जारी की, वो है हमारा ग्रोथस ड्रेपर लॉ। ये कह रहा है कि कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर हमारी जो रेडिएशन गिरती हैं वो क्या होती हैं? इसके अंदर तीन सिचुएशन होती हैं। एक तो रेडिएशन हमारी जो गिरी उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेकंड ट्रांसमिट हो जाती है, थर्ड एब्जॉर्ब हो जाती है। रिफ्लेक्ट मीन्स रेडिएशन गिरी और रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, इधर चली गई, उधर चली गई। ट्रांसमिटेड जो इसके अंदर से पास होके आउटपुट आई वो ट्रांसमिटेड है। एब्जॉर्ब जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई। तो ये कह रहा है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए बॉडी, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड एंड रेस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड। कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, जो बचा वो एब्जॉर्ब हो गया। जो एब्जॉर्ब हुआ, इट इज ओनली द एब्जॉर्ब लाइट विच इज इफेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। जो हमारी रेडिएशन गिरी किसी सब्सटेंस के ऊपर और वो केमिकल रिएक्शन हुई, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन हुआ, तो वो किसकी वजह से है? सिर्फ एंड सिर्फ जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है उसकी वजह से ये क्या हुई? हमारी केमिकल रिएक्शन हुई, रेडिएशन गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसमिटेड हुई, एब्जॉर्ब हुई। जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है वही क्या करती है? हमारी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाती है। उसी की वजह से हमारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। इट इज ओनली ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड लाइट विच इज इफेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। अब सेकेंडली ये कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो एब्जॉर्ब हुई लाइट उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो, ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हैं, जैसे द अबव लॉ however does not imply that the absorbed light must always be chemical reaction। जरूरी नहीं होता कि हर बार केमिकल रिएक्शन हो, मगर जो होगी वो क्या होगी? एब्जॉर्ब लाइट की वजह से होगी। मगर हर बार ये जरूरी नहीं कि जितनी भी एब्जॉर्ब लाइट हुई है उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब
The absorbed light may simply bring about the phenomena such as fluorescence, phosphorescence। ये बहुत सारी प्रोसेस हैं जिनके अंदर लाइट एब्जॉर्ब होती है, मगर हमारा क्या होता है, उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ये उसके एग्जाम्पल हैं। तो ग्रोथस ड्रेपर लॉ ये कह रहा है कि तीन टाइप से हमारे कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर रेडिएशन गिरती है, रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है। जो एब्जॉर्ब लाइट है उसी की वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। ये किसने बताया? ग्रोथस ड्रेपर लॉ। सेकंड है हमारा स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। स्टार्क आइंस्टाइन दीज आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ द फोटोकेमिस्ट्री। ये हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के ऊपर हम लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं या रेडिएशन गिराते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि एवरी एटम और मोलिक्यूल that takes part in photochemical reaction absorb one quantum of the radiation। जितने भी हमारे रिएक्टेंट मोलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, उतने ही क्वांटम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। उतने ही रेडिएशन, जैसे हमारे पास यहाँ 5 मॉलिक्यूल हैं या 5 एटम हैं, और हमारी जो यहाँ रेडिएशन गिर रही है इसके ऊपर, तो वो कितनी होगी? 5 क्वांटम या 5 क्वांटा रेडिएशन। एवरी एटम और मोलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब 1 क्वांटम ऑफ द रेडिएशन। उतने ही क्वांटा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जितने एटम और मॉलिक्यूल हमारे इसके अंदर रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं और रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे। द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब बाय वन एटम और मॉलिक्यूल, जो हमारी रिलेशन दिया है प्लांक्स रेडिएशन लॉ ने, E इज इक्वल टू एच म्यू, where mu is the frequency, h is the Planck's constant। Every absorbed by energy absorbed by 1 mole of reactant molecule, मान लिया हम उसको, जो हमारे मॉलिक्यूल हैं उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। E इज इक्वल टू एन एच म्यू, वेयर एन इज द एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल। एक मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हम इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। E इज इक्वल टू एन एच म्यू, एन इज एवोगाड्रो नंबर, एच इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? सी अपॉन लैम्डा। ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। यहाँ पर E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी प्रोसीड बाय द 1 मोल ऑफ द फोटोन इज कॉल्ड आइंस्टाइन। जितनी एनर्जी एक मोलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब होगी वो क्या कहलाती है? 1 आइंस्टाइन। क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, it is represented by symbol psi। number of molecule reacting in a given time divided by number of quanta of light absorbed the same time।
किसी पार्टिकुलर टाइम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा उसी टाइम के दौरान नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम, कितने रेडिएशन या कितने क्वांटा ऑफ लाइट उसने एब्जॉर्ब किए, दैट इज नोन एज द क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। इससे पहले हम जो क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो आइंस्टाइन ने ये बताया था कि जितने मॉलिक्यूल, मान लिया रिएक्टेंट है हमारे, उसके ऊपर रेडिएशन गिर रही है तो उतने जितने मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उतने ही उसके अंदर क्या करेंगे, वो क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा। मगर इसके पीछे ये देखिए, एक बार थ्योरी देखते हैं। इफ़ आइंस्टाइन लॉ इज करेक्ट, यदि ये सही है तो एवरी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन। जैसा इसने बताया था कि हर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन। हाउएवर हेंस द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द क्वांटा एब्जॉर्ब्ड। जितने उसने एब्जॉर्ब किए हैं क्वांटा, उतने ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होने चाहिए उसके अंदर। हाउएवर इट इज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेज में क्या पाया गया, द स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड कैन ब्रिंग अबाउट द लार्ज अमाउंट ऑफ द रिएक्शन। ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया एक्सपेरिमेंटली कि रेडिएशन कम एब्जॉर्ब की गई और आउटपुट ज़्यादा मिला, दैट मीन्स हमें यील्ड ज़्यादा मिली या हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिला। इसी टाइप से कई केसेज में ऐसा मिला कि हमने रेडिएशन ज़्यादा दी और हमारी आउटपुट कम आई, यील्ड कम आई। That the number of the cases, the small amount of light absorbed can be bring about a large amount of the reaction, whereas in the same other cases large amount of light absorbed can be bring about the small amount of the reaction. It was explained on the basis that all the molecule present do not absorb radiation. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, वो सभी के सभी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते। जितने भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो सारे, दैट मीन्स रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करते और सभी के सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते। द फर्स्ट ओनली द फ्यू मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द रेडिएशन। पहले केसेज में क्या है कि कुछ एक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। दीज मॉलिक्यूल आर सेड टू हैव बीन एक्टिवेटेड। जिन्होंने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया वो एक्टिवेट हो जाते हैं। These activated molecule then react with the other molecule and bring about a large amount of the chemical reaction. स्टार्टिंग में आइंस्टाइन ने कहा कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उतने ही हमारे पास फोटोन एब्जॉर्ब होने चाहिए, क्वांटा एब्जॉर्ब होने चाहिए। तो ये बात सही नहीं मिली कि बहुत केसेज में ऐसा मिला कि ज़्यादा एब्जॉर्बेंस हुई और आउटपुट कम मिली, दैट मीन्स हमारी रिएक्शन कम हुई। और बहुत सारे केसेज के अंदर क्या हुआ कि हमने रेडिएशन कम एब्जॉर्ब की और आउटपुट ज़्यादा मिली, हमारी यील्ड ज़्यादा मिली। तो ये हुआ कैसे कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हों। तो कुछ केसेज में ऐसा हुआ कि बहुत कम उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की और कम मॉलिक्यूल्स ने, और वो एक्टिवेट हो गए। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं उन्होंने दूसरे को एक्टिवेट कर दिया। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स देन रिएक्ट विद द अदर मॉलिक्यूल एंड दस ब्रिंग अबाउट द लार्ज अमाउंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और हमारी जो केमिकल रिएक्शन होनी है वो बहुत ज़्यादा हो गई। ऑन द अदर हैंड द सर्टेन केसेस द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल गेट डीएक्टिवेटेड। बहुत सारे केसेज में ऐसा हुआ कि जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रखे हैं वो डीएक्टिवेट हो गए। ऑन द अदर हैंड take place. The first stage is called primary process and
द रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोसेस। कुछ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो पहले स्टार्टिंग में रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट हुए थे, वो जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हैं उनको एक्टिवेट कर दें या फिर डीएक्टिवेट हो जाएं। एक तो पहली स्टेज हुई वो खुद एक्टिवेट हुए, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। सेकंड स्टेज में वो दूसरे को एक्टिवेट कर सकता है या खुद डीएक्टिवेट हो जाए, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी प्रोसेस। या और पहले वाले क्या है, प्राइमरी प्रोसेस। To relate the number of the quanta absorbed with the number of the reactant molecule is called quantum efficiency or quantum yield. Phi is equal to number of the quantum molecule reacting in the given time, number of the quanta light of absorbed at the same time. थैंक यू। न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।